नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है बाड़मेर से, जहां बालोतरा रिफाइनरी के बाहर बवाल हुआ। अब धरना दे रहे लोगों को गाड़ियों से कुचलने की भी कोशिश की गई। तहसीलदार और पुलिस भी हमले में बाल बाल बचे हैं। 4-5 बिना नंबरों की गाड़ियों से हमले की कोशिश की गई। गुस्साई भीड़ ने अब 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। जिन गाड़ियों ने हमला करने की कोशिश की, कुचलने की कोशिश की, उन गाड़ियों को गुस्साई भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। 2 वाहनों को किया आग के हवाले। ये तस्वीरें देखिए। आगजनी सूचना पर सर्किल का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हमले के बाद अज्ञात लोग मौके से फरार हो गए। रिफाइनरी के गेट नंबर 3 के पास ये बवाल हुआ। ये तस्वीरें देखिए। बवाल के बाद लोगों को कुचलने की कोशिश। बड़ी खबर बाड़मेर से, बालोतरा रिफाइनरी के बाहर बवाल मामला। यहां धरना दे रहे थे कुछ लोग, इनको गाड़ियों से कुचलने की 4-5 गाड़ियां पहुंची यहां पर। इन गाड़ियों पर नंबर भी नहीं थे, यानी प्री प्लानिंग के तहत ये गाड़ियां यहां पहुंची थी और यहां धरना दे रहे लोगों को इन गाड़ियों ने कुचलने की कोशिश की। और इस हमले में तहसीलदार और पुलिसकर्मी भी बाल बाल बचे। इसके बाद जो लोग धरना दे रहे थे आक्रोशित हो गए, गुस्सा आ गए और उन्होंने 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 राजस्थान पर। प्रेमदान देथा मेरे सहयोगी बाड़मेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, मामला क्या पूरा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर की रिफाइनरी जो जहां काम चल रहा है, उसी जगह पर पिछले लंबे समय से स्थानीय लोगों की रोजगार की मांग को लेकर एक धरना चल रहा था। उस धरने में आज जब ज्ञापन देने के लिए वहां पर लोग एक पक्ष से पहुंचे तो दूसरे पक्ष द्वारा 4 से 5 गाड़ियों में आकर के उनके ऊपर हमला किया गया और गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की गई। उसमें बाल बाल सारे लोग बच गए, लेकिन गुस्साए लोगों ने 2 वाहनों को वहां पर पलट दिया और उसको आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल अब जब तक तैनात हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अपराधी वहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने गाड़ियों में आकर के हमला करने की कोशिश की, वो मौके से फरार हो गए हैं। ऐसे में अब पुलिस उनकी पड़ताल भी कर रही है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है कि अचानक इस तरीके का माहौल क्यों बना, ये अभी तक निकल करके सामने नहीं आया। लेकिन क्योंकि ये साफ है कि कोई पक्ष ये चाह नहीं रहा था कि इन लोगों के द्वारा स्थानीय लोगों के रोजगार के लेके या उनके वाहन लगाने को लेकर मांग की जाए, इसी की परिणति में इस तरीके का एक आज माहौल बना और एकदम से इस तरीके का घटनाक्रम हुआ कि वहां पर गाड़ियों को आग लगा दी गई, गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की गई। उसमें बाल बाल जो है तहसीलदार वो भी बचे हैं, पुलिस के अधिकारी भी बाल बाल बचे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं अपराधी अपने आप में बेखौफ हो रखे हैं और किसी भी अपराध की घटना को करने में किसी भी तरीके की हिचक नहीं है उनके अंदर। जी सुमित। नहीं, मुझे ये जानना है, आप कह रहे हैं अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, ये क्या अपराध कुछ बदमाशों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया या फिर कोई प्री प्लानिंग थी यहाँ पर? क्योंकि खबर हम दिखा रहे हैं कि गाड़ियां, दूसरा पक्ष आप बता रहे हैं, दूसरे पक्ष की तरफ से गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई, गाड़ियों पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। क्या कोई प्री प्लानिंग के तहत ही यहाँ पर ये लोग पहुंचे थे या फिर आदतन अपराधी थे ये लोग? क्या कुछ पहचान हो पाई इनकी? देखिए, मैं सुमित बताना चाहूंगा कि अभी तक अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि उनकी प्री प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि 4 से 5 बिना नंबर की गाड़ियों के साथ में वहां पर आते हैं और गाड़ियां जब चढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि ये बात स्थानीय लोगों ने कहा, हालांकि पुलिस ने भी ये बात स्वीकार की है कि तेज रफ्तार से वहां पर गाड़ियां आई थी और जिसके बाद में वहां से मौके से लोग जो थे वो जगह हट गए थे, इसकी वजह से बच गए। तो ऐसे में कह सकते हैं प्री प्लानिंग के साथ में और एक टेरर और खौफ पैदा करने के लिए इस तरीके की वाकया को अंजाम दिया गया ताकि कोई भी आवाज नहीं उठा पाए रिफाइनरी के अंदर। तो इस कितने लोग यहाँ पर धरना दे रहे थे? देखिए, करीब 15 से 20 लोग जो थे वो धरना और ज्ञापन देने के लिए वहां पर पहुंचे थे। इसी दरमियान ये घटना सामने हुई है। तो अपने आप में ये चीज, क्योंकि पुलिस की जांच का विषय है कि कौन लोग थे, कहां से आए थे, इनके पीछे का मकसद क्या था, क्या प्लानिंग थी, क्या अपराधी थे या इनके कोई ये तो बताया गया ना कि दूसरे पक्ष के लोगों की तरफ से किया गया है, तो अब तक क्या इनकी पहचान नहीं हो पाई है? देखिए, अभी तक पहचान नहीं हो पाई, क्योंकि मेरी पुलिस अधीक्षक से जो बात हुई उनका ये कहना है कि एक पक्ष के द्वारा, हालांकि उनको भी आइडेंटिफाई नहीं है, एक पक्ष के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा था तभी इस तरीके की घटना सामने आई है। तो ऐसे में अभी तक सामने वाले पक्ष की पहचान नहीं की गई है, जो धरना दे रहे थे। शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें बाड़मेर से हैं, ये देखिए 2 तस्वीरें। बवाल हुआ, जमकर बवाल, और यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे कुछ लोग मांगों को लेकर और उन पर गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की गई। पुलिसकर्मी भी बाल बाल बचे, तहसीलदार बाल बाल बचे। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, फूंक डाला।
खबर जयपुर से है, जहां बदमाश मस्त हैं और पुलिस पस्त है। यकीन नहीं होता तो इन तस्वीरों को देखिए। ना इनको पुलिस का खौफ है और ना ही किसी और का। हाथों में सरिये डंडे लिए 10-15 बदमाश शहर के चित्रकूट थाना इलाके में पहुंचते हैं। रात 11 बजे पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताकर विद्युत नगर में मेहरवाल मार्ग पर एक मकान के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। इसके अलावा एक मकान और आसपास खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ करते रहे। कॉलोनी वासियों का कहना है कि जो बदमाश तोड़फोड़ करने आए थे, इनमें से कुछ कॉलोनी में ही पिछले लंबे समय से एक मकान को किराए पर लेकर कब्जा करके बैठे थे। 2 दिन पहले ही ये कब्जा खाली करवाया गया था। पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुटी है। राजधानी जयपुर में अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। कल देर रात को जयपुर के चित्रकूट इलाके में विद्युत नगर ए में दहशत देखने को मिली, जहां पर बाइक सवार करीब 10 से 15 बदमाश हाथों में तलवार, सरिये, लाठियां लेकर के कॉलोनी में पहुंचते हैं। यहां पर घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ करते हैं। करीब आधा घंटे तक बदमाशों ने तांडव मचाया। उसके बाद वे लोग वहां से फरार हो गए। घटना की जो वजह सामने आ रही है वो ये कि आमने सामने रहने वाले 2 मकानों में जो युवक थे, उनके बीच में कोई आपस की कहासुनी हुई, जिसके बाद बदला लेने की रंजिश में एक गुट के बदमाशों ने यहां पर कल देर रात को पहुंचकर हमला कर दिया। मैं आपको हमले की वो तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां पर स्थानीय कॉलोनी निवासियों की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ हुई। एक गाड़ी थी जो कि सामने यहाँ पर घर के बाहर खड़ी थी और इसको यहाँ पर तोड़ा गया, यहाँ पर फोड़ा गया। और उसके बाद में आप देख सकते हैं किस कदर बदमाशों ने करीब आधे घंटे तक ये उत्पात मचाया। उत्पात मचाने के बाद में घरों के बाहर लगे जो गाड़ियाँ थी, जो खड़ी गाड़ियाँ थी, उनको जम के तोड़फोड़ की। वहीं पर एक मकान था जिसमें रहने वाले लोगों से कुछ रंजिश चल रही थी, उस पर कुछ लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद में यहाँ पर घरों में जो है तोड़फोड़ की जाती है। यहाँ खड़ी गाड़ियों में जम के तोड़फोड़ की जाती है। उसका दृश्य जो हम आपको दिखा रहे हैं किस कदर। देखिए, इस मकान में सबसे पहले हमलावर बदमाश घुसते हैं और घुसने के बाद बदमाशों ने यहाँ पर खड़ी गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ करते हैं। ये जो नज़ारा है काफ़ी दहशत भरा था, जिसके बाद में कल देर रात को हुई घटना के बाद बदमाश फरार हो गए, लेकिन दहशत वे अपनी छोड़ गए। कॉलोनी निवासी जो कि सो रहे थे, वे अचानक से इस धमा चौकड़ी की आवाज़ सुन करके, हल्ले की आवाज़ सुन करके जागते हैं और उसके बाद वे लोग फरार हो जाते हैं। तो फिलहाल बदमाशों ने जमकर यहाँ पे तोड़फोड़ की है और यहाँ से फरार होने के बाद में वे भाग निकले। लेकिन पूरी घटना यहाँ पे फुटेज में जो है तय हो गई। आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर बदमाशों ने घर में घुसने की कोशिश की, यहाँ के शीशे फोड़े, यहाँ पे जालियाँ काटी गई और बताया जा रहा है कि तलवार, सरिये, लाठियाँ लेकर के ये बदमाश घुसे थे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या तोड़फोड़ के नज़ारे, ये दृश्य जो है काफ़ी विचलित करने वाले हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, 2 पक्षों में हुई झगड़े के बाद में लोगों के बीच, जो स्थानीय कॉलोनी निवासी थे, उनके बीच में दहशत का माहौल बना। लोग यहाँ से पुलिस को सूचना दी, लेकिन लोगों का आरोप है कि पुलिस कई समय तक भी यहाँ पर मौके पर नहीं पहुँची है। तो हम लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि सर क्या घटना हुई थी कल यहाँ पर? कल रात को करीब 10:30 पौने 11 बजे 25-30 मोटरसाइकिलों पे, हर मोटरसाइकिल पे 3-3 लड़के मुंह पे कपड़ा बांध के, हाथों में लाठी, छुरे, भाटी, रॉड, तलवारें लेके आए और अटैक करा। इस यहाँ पे कोई लड़का रहता है उसके ऊपर, वो अंदर कमरे में बंद था, उसका दरवाजा टूटा नहीं। और उसके बाद यहाँ बाहर जो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी थी और घरों के अंदर गाड़ियाँ खड़ी थी, उन्होंने लड़कों ने तोड़फोड़ करी। महिलाओं को उंगली दिखा के हम कल तुम्हें देख लेंगे, तुम क्यों वीडियो बना रहे हो। दहशत इस घटना के बाद में कॉलोनी निवासी के बाद इतनी जबरदस्त दहशत है कि घर से बाहर निकलने में बच्चे और महिलाएं तो बिल्कुल नहीं निकल रही है। जेंट्स भी इधर उधर देख के दुबक के निकल रहे हैं। एक बात और है कि जिन गाड़ियों में तोड़फोड़ की, क्या उनसे कोई रंजिश थी उनकी? नहीं, वो सब यहाँ कॉलोनी वासियों की गाड़ी है, उनसे कोई रंजिश नहीं किसी तरह की, ना वो उनको जानते थे। पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम कैसा रहा? सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस को शिकायत की गई, सूचना दी गई, लेकिन कोई भी नहीं पहुंचे मौके पर। पुलिस को करीब 100 और 112 पे खूब फ़ोन किए गए, एंगेज गए। उसके बाद उनको एक को फ़ोन मिला तो उन्होंने कहा जी हमें आने में टाइम लगेगा गांधीपथ पे, जबकि गांधीपथ की दूरी यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की है और थाना 1 किलोमीटर दूर है। तो करीब आधा पौन घंटे बाद पुलिस यहाँ पे पधारी है। तो देखिए, रात को जो तोड़फोड़, उसकी वजह मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये एक मकान जो है ये है जहाँ पे कुछ लोग रहते थे। वहीं पे इस मकान की और जो ये मेरी राइट साइड में जो मकान है, यहाँ पे कुछ लड़के रहते थे। बताया जा रहा है कि 1-2 दिन पहले यहाँ पे कुछ लोग पार्टी कर रहे थे, जिसके बाद दोनों मकानों में रहने वाले लड़कों के बीच में कोई टोका टोकी हुई, आपसी नाराजगी हुई, जिसके बाद में एक पक्ष ने हमला कर इरादे से, बदला लेने के इरादे से इस मकान में रहने वाले लड़कों पे हमला किया। लेकिन उसके बाद दूसरे पक्ष के लोग भी यहाँ पर आ गए, जिसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फैला हुआ जो सामान है, ये बता रहा है कि कल किस कदर यहाँ पर वारदात हुई थी। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बयानबाजी करने वाले नेताओं को डोटासरा ने नसीहत दी।
कहा सरकार कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनी है। कार्यकर्ताओं के अनुसार सरकार काम कर रही है जो पार्टी के सिंबल पर जीत कर आए हैं, जिन्हें पार्टी ने मान सम्मान और पद दिया है। उन्हें बयानबाजी करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि संगठन की शिकायत पार्टी स्तर पर कर सकते हैं, सरकार के मंत्रिमंडल में अपनी बात रखें। विधायक की कोई शिकायत हो तो मुख्यमंत्री से करें। जो लोग इस तरह के बयान देते हैं उनको रात को सोचना चाहिए। कांग्रेस के सिंबल के ऊपर चुनाव जीत करके आया है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो या कांग्रेस का पदाधिकारी, उसको सबको उस कांग्रेस पार्टी जिसने उसको मान सम्मान पद दिया है उसकी गरिमा का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है एज ए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कि अगर संगठन की बात है तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में अपनी बात करें। मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को कोई बात कहनी है तो मंत्रिमंडल के अंदर उसको बात कहनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से संबंधित है तो मुख्यमंत्री जी से मिलकर कहनी चाहिए। और विधायक को कोई बात कहनी है तो सरकार से संबंधित हो तो मंत्री या मुख्यमंत्री से मिले, वरना विधायक दल की बैठक में करे। मीडिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी बात कह करके और उस बात से अगर पार्टी को नुकसान होता है तो मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। उनको रात को जाकर के सोचना चाहिए कि हमने जो कहा, क्या हमारी कांग्रेस पार्टी जिसके कारण से हमें ये मान सम्मान मिला हुआ है, जिसके कारण से हम पदों पे बैठे हैं, उसको कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये उनका नैतिक दायित्व है। अगर अपने नैतिक दायित्व नहीं निर्वहन करता है तो समय किसी का गुलाम नहीं है, समय चलेगा और समय अपने आप फैसला करता जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से पार्टी भी ये बात नोट कर रही है, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो चाहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। कांग्रेस में बयानबाजों को बड़ी चेतावनी दी गई है। दिल्ली से आए नेता ने चेतावनी दी। गहलोत पायलट की गुटबाजी पर उन्होंने कहा। प्रियंका गांधी के सलाहकार प्रभाकर शास्त्री ने ये चेतावनी दी। कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को पार्टी से बड़ा समझता है या तो वो पार्टी छोड़ दे, नहीं तो पार्टी उसे गिरा देगी। प्रभाकर शास्त्री प्रियंका गांधी के सलाहकार हैं और उन्होंने ये बात कही। कोई नेता नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को पार्टी से बड़ा समझता है वो या तो पार्टी छोड़ दे या पार्टी उसको गिरा देगी। समय की बात है। पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। धन्यवाद। और अब बात मिशन 2023 की। बीजेपी झुंझुनू में 12 नवंबर से महामंथन करने जा रही है। इस दौरान बीजेपी जीत की रणनीति बनाएगी। झुंझुनू में 12 नवंबर से होने वाली 2 दिवसीय बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर और प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी और किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रणवा ने सांसद कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार और जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया भी मौजूद रहे। प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बागड़ी ने बताया कि झुंझुनू में 12 नवंबर से कार्य समिति की बैठक आयोजित होगी। 12 नवंबर को प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक होगी। वहीं 13 नवंबर को कार्य समिति की बैठक आयोजित होगी, जिसमें प्रदेश के सभी सांसद, विधायक, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, पदाधिकारी, मोर्चों के प्रदेशाध्यक्ष, महामंत्री, संयोजक शामिल होंगे। जयपुर के वाटिका में धर्मांतरण का मामला। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद ने अब इस मामले को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कहा कि कांग्रेस सोनिया गांधी को खुश करना चाहती है, इसलिए ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। लालच देकर जबरन लोगों का धर्म बदला जा रहा है। हिंदुओं से ईसाई बनाने की घटना हुई, अब आर्य समाज ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे महापुरुषों ने धर्म के लिए बलिदान तक दिया है। कई बार इस प्रकार के कार्यक्रमों के विरुद्ध के धर्म जबरन निरपेक्षता अपने रखे हैं, किसी प्रकार का धर्मांतरण न हो, इसके लिए पार्टी कानून लेकर के आई। पार्टी ने कई बार इस प्रकार के विचार किए। अटल जी के समय में भी ये बात आई कि जबरन जो धर्मांतरण है ये देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है।
गरीब लोगों के साथ छलावा है, धोखा है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस तो सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये काम शुरू से करती रही है और उनको आशीर्वाद मिलता है वहां से, ननिहाल से। तो ये एक षड्यंत्र है, हम इसका विरोध करते हैं और इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। पार्टी स्तर पर बातचीत करेंगे कि इसको किस तरह से इसका विरोध किया जाए, उसको रोका जाए। जयपुर के वाटिका में धर्मांतरण मामला, अब उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी इस पर बयान दिया। कहा, मेरी निजी जानकारी में ये मामला नहीं है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, धर्मांतरण के खिलाफ बीजेपी सख्त रही है। अध्यक्ष जी रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। मेरी निजी जानकारी में नहीं है, पर इस प्रकार के धर्मांतरण करने वाले तत्वों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पहले से भी थी, अब भी है, और निश्चित तौर पर इस पर अध्यक्ष जी रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। उसके बाद हमें जो आगे कार्रवाई करनी, कार्रवाई करनी। बॉर्डर से सटे जोधपुर और बाड़मेर का इलाका जब एक साथ 13 फाइटर जेट आसमान से गुजरे तो हर कोई दंग रह गया। 1 घंटे तक ये फाइटर जेट हवा में प्रैक्टिस करते रहे। इस प्रैक्टिस में सबसे खास बात यह भी कि इनमें सबसे ताकतवर और एडवांस फाइटर प्लेन राफेल समेत सुखोई और तेजस भी शामिल थे। दरअसल जोधपुर एयरबेस भारत और फ्रांस एयरफोर्स के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 की मेजबानी कर रहा है। बीते 1 सप्ताह से जारी इस युद्धाभ्यास के दौरान मंगलवार को दोनों देशों के वायुसेना प्रमुख लड़ाकू विमान उड़ाकर एयर पावर दिखा रहे हैं। मंगलवार को सुबह 11:20 पर जोधपुर एयरबेस से 5 राफेल, 5 सुखोई और 3 तेजस फाइटर जेट ने उड़ान भरी। इस दौरान करीब 1 घंटे तक आसमान में रिफ्यूलिंग की प्रैक्टिस भी की गई। खास बात यह भी रही कि इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने राफेल और फ्रांसीसी एयरफोर्स फ्रेंच आर्मी डे एयर के चीफ जनरल स्टीफन ने सुखोई में उड़ान भरी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आज सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के वाताइन इलाके में आज एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें लगभग 20 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी और अनियंत्रित होने की वजह से अचानक पलट गई। देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। राहत की बात यह रही कि अब तक इस हादसे में एक भी मौत की खबर नहीं है। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और घायलों की शिनाख्त करने में जुटी है। कुपवाड़ा से श्रीनगर जा रही इस बस हादसे का शिकार हुई। लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को हंदवाड़ा और चौगल अस्पतालों में शिफ्ट करवाया गया है। पटना के सिपारा में एक अवैध तेल डिपो में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में एक बिल्डिंग भी आ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही हैं और आसपास की बिल्डिंग इस आग की चपेट में आ गई। हालांकि वक्त रहते पुलिस ने बिल्डिंग को पूरी तरह से खाली करवा लिया। मौके पर लगभग दर्जन भर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। छोटी बड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए काफी देर तक मशक्कत करती रही। आग बुझाने में लगभग 2 घंटे लग गए। दमकलों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश में झांसी कानपुर रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये रेल हादसा झांसी रेलवे स्टेशन के पास हुआ। मंगलवार की सुबह डिब्बों के उतरने के बाद इस रेल लाइन की सेवाओं पर असर पड़ा है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी पहुंच गए। अधिकारियों ने बताया कि हादसे के बाद यातायात को जल्द से जल्द सुचारू रूप से बहाल करने पर जोर दिया गया। वहीं मालगाड़ी के इस हादसे के बाद झांसी कानपुर और आगरा झांसी बीना मार्ग पर रेल यातायात फिलहाल बहाल कर दिया गया है। झांसी डाउन लाइन पर भी विशेष प्रावधान द्वारा यातायात चलाने की व्यवस्था की गई है। रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयास से कुछ ही घंटों में रूट को बहाल कर दिया। इसकी जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई है।
महाराष्ट्र के ठाणे के दीवा इलाके में रॉयल क्लासिक होटल के पास एक पंचर मरम्मत की दुकान में एक कंटेनर में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। ठाणे नगर निगम ने जानकारी दी है। ठाणे नगर निगम ने कहा कि ठाणे के दीवा इलाके में रॉयल क्लासिक होटल के बगल में एक पंचर मरम्मत की दुकान में कंटेनर में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सांसों पर संकट अब भी बरकरार है। तमाम दावों और वादों के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे नहीं आ रहा। पराली जलाने और प्रदूषण के अन्य कारकों के चलते दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात अब भी बने हुए हैं। दिल्ली में मंगलवार सुबह 8 बजे के करीब औसत AQI 321 रहा। सफर के अनुसार दिल्ली स्थित लोधी पर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 117 और PM 2.5 235 है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है। लालकृष्ण आडवाणी आज 95 वर्ष के हो गए हैं और 96वें साल में प्रवेश किया है। लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन को लेकर उन्हें शुभकामनाएं लगातार मिल रही हैं, चाहे वो नेता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी के घर जाकर उन्हें बधाई दी और उनकी कुशल क्षेम भी पूछी, साथ ही उनका आशीर्वाद भी लिया। पीएम मोदी करीब 40 मिनट आडवाणी के साथ रहे। पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे। उन्होंने भी LK आडवाणी को जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाई दी। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में संभावित फैसला फिलहाल के लिए टल गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे के अवकाश पर होने के कारण मंगलवार को आने वाला फैसला 14 नवंबर 2022 के लिए निर्धारित कर दिया गया है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग पाए जाने का दावा किया था। डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट को वादी की 3 मुख्य मांगों पर अपना फैसला सुनाना था, जिसमें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की प्रार्थना की तत्काल शुरुआत की अनुमति, पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपना और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को करेगी। विदेश मंत्री S जयशंकर की रूस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। डॉक्टर S जयशंकर सोमवार को अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात करने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए। जयशंकर ने इससे पहले आखिरी बार जुलाई 2021 में रूस का दौरा किया था और उसके बाद अप्रैल 2022 में रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने नई दिल्ली की यात्रा की थी। रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर जयशंकर की ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। रूसी संघ के विदेश मामलों के मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि 8 नवंबर को मॉस्को में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे। असम में आरपीएफ इन दिनों अलर्ट हो गया है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की मदद के लिए डॉग स्क्वाड तैनात किया गया है। सब्यासाची CPRO पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने कहा 19 खोजी कुत्ते और 2 ट्रैकर कुत्ते आरपीएफ के साथ नियमित गश्त करते हैं। ये तस्करों द्वारा अवैध सामान के ट्रांसपोर्ट के खिलाफ अभियान में आरपीएफ की मदद करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से पहले टीम इंडिया में हड़कंप तब मच गया जब रोहित शर्मा की चोट लगने की खबर आई। एडिलेड में नेट्स पर बल्लेबाजी का अभ्यास करते हुए रोहित शर्मा के दाएं हाथ में चोट लगी, जिसके बाद उन्होंने थोड़े वक्त बैटिंग प्रैक्टिस नहीं की। इस दौरान उनकी चोट का आकलन किया गया, उसे जांचा गया तो पता चला कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं। तो उसके बाद रोहित फिर से नेट पर बैटिंग प्रैक्टिस करते दिखे। रोहित को दोबारा से बैटिंग प्रैक्टिस करते देख न सिर्फ भारतीय टीम ने राहत की सांस ली, बल्कि क्रिकेट फैंस के लिए भी ये चैन की खबर है।
फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।